गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी कि व्यक्तिगत मांग वक्र जो फंक्शन होता है वो किस प्रकार कार्य करता है और उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, फैक्टर हैं। बाजार मांग वक्र, देखिए बाजार मांग वक्र या बाजार मांग फलन का अभिप्राय आपका ये होता है, आप इसको फलन ही लिख देना, कि बाजार मांग और उसके निर्धारक तत्वों में किस प्रकार का संबंध है। यानी बाजार मांग फलन वह फलन होता है जो बाजार मांग और उसके निर्धारक तत्वों में संबंध बताता है, संबंध बताता है। तो अब हम बात करेंगे बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। यानी बाजार मांग फलन वह होता है जो बाजार मांग और उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को बताता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। बहुत से फैक्टर हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे मार्केट डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, वाई, टी, ई, एन, जी, एस, वाई, डी। यानी बाजार मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर ऑफ कौन कौन से हैं? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, साइज ऑफ पॉपुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लाइमेट एंड सीजन्स और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की आय का वितरण है वो क्या रहेगा। तो कल हमने बात की थी कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्राइस ऑफ एक्स के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रिलेटेड गुड्स है वो कैसे मांग को प्रभावित करती हैं, इनकम मांग को कैसे प्रभावित करती है वो भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और हम एक्सपेक्टेशंस आशाएं हैं कि वो किस प्रकार से मांग फलन को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके आगे के 3 या 4 जो फैक्टर आपके रह गए हैं, जिसमें पहला है एन, पॉपुलेशन का साइज क्या है। पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार है वो क्या करता है, बाजार मांग को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा जनसंख्या का आकार बड़ा होगा, यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा बाजार के अंदर डिमांड है वो बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो डिमांड है वो इसी प्रोपोर्शन में कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कि सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार उस संबंधित या जो भी, मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक्स वस्तु ले रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इस एक्स वस्तु की डिमांड को बढ़ाना चाहती है या वो कम करना चाहती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति है वो क्या है। अगर सरकार कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि एक्स वस्तु की डिमांड को अगर वो बढ़ाना चाहेगी तो क्या करेगी, एक्स वस्तु पर लगने वाले जो टैक्स हैं, कर हैं, उनकी दर को क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसे टैक्सों की दरें कम होगी, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे और उस वस्तु की मांग है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर सरकार ये चाहती है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्स वस्तु की प्राइस या एक्स वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो, तो वो एक्स वस्तु पर करों की दर बढ़ा देगी। जैसे ही करों की दरें बढ़ेगी
क्या होगी, उस वस्तु की प्राइस बढ़ेगी और इसकी डिमांड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो क्या करती है, मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है। अगला फैक्टर है आपका एस, क्लाइमेट एंड सीजन, कि आपका पर्यावरण यानी आपके आर बार का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो क्लाइमेट है वो आपका ठंडा है, गर्म है। अगर क्लाइमेट ठंडा होगा तो ठंडे कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, या ठंडे मौसम में जिन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है उनकी बढ़ेगी, और अगर मौसम आपका गर्म है तो उसी हिसाब से उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो क्लाइमेट और सीजन होते हैं वो किसी भी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करते हैं। वाई डी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि आय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आय का डिस्ट्रीब्यूशन समान है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और अगर आय का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आय का वितरण अधिक लोगों के बीच में होगा यानी समान होगा, तो बहुत से लोग होते हैं वो क्या होंगे, उस स्पेशल वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, और जब उस वस्तु को खरीदने के योग्य हो जाएंगे तो उस वस्तु की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आपका अनइक्वल है तो वस्तुओं की मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उस वस्तु को खरीदने वाले जो कंज्यूमर साइज है उसका आकार है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। प्राइस ऑफ एक्स, उस वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। रिलेटेड गुड्स, जो आपकी पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, वो प्रभावित करती हैं। इनकम क्या है कंज्यूमर की, वो प्रभावित करती है। टेस्ट क्या है, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, पॉपुलेशन का साइज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्लाइमेट और सीजन क्या है, और इसके साथ साथ आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। एक सभी के सभी फैक्टर हैं वो बाजार मांग फलन को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बात की कि बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। आगे हम बात करेंगे मांग के नियम की, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। मांग का नियम, मांग का नियम होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, मांग का नियम होता क्या, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने का प्रयास है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांग का नियम होता क्या है। मांग का नियम, मांग का नियम हमें क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होती है तो उसकी मांग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मांग के नियम में आपको बेसिक यही चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि मांग का नियम होता है वो क्या होता है, वस्तु की प्राइस के साथ डिमांड होती है वो इन्वर्स रूप से जुड़ी होती है। यानी डिमांड, अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि मांग का नियम है उसको तालिका के थ्रू हम दिखाएंगे। दो चीज़ें हमें मांग के नियम में ध्यान रखनी है, एक वस्तु की प्राइस और दूसरी डिमांड यानी क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लेंगे प्राइस और यहाँ पर हम किसी वस्तु की क्वांटिटी है वो ले लेंगे कि उसकी डिमांड है वो किस प्रोपोर्शन में जा रही है। जब प्राइस 5 है तो डिमांड है वो मान लीजिए कि 100 यूनिट्स हैं, एक्स वस्तु की प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो आप ले सकते हैं। जैसे ही प्राइस मान लीजिए कि कम होती 4 हो जाती है तो क्वांटिटी है यानी डिमांड है वो बढ़कर कितनी हो जाती है 150, और जैसे ही प्राइस है वो और कम होती है डिमांड है वो
और बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, और इसी को क्या बोला जाता है, मांग का नियम बोला जाता है। तो मांग का नियम हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग है वो कम हो जाती है। तो मांग के नियम, इसको हम डायग्राम के सहायता से भी दिखा सकते हैं। एक्स वाई, प्राइस ले लीजिए और वाई के ऊपर, और एक्स क्वांटिटी है वो आप ले लीजिए। ये आपका क्या बनेगा, डिमांड वक्र होगा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस है वो कम होती जाएगी वैसे वैसे उस वस्तु की मांग है वो लगातार बढ़ती जाएगी। यानी प्राइस है वो आपकी P1 से कम होकर अगर P हो जाती है तो डिमांड है वो उस वस्तु की OX से बढ़कर के यहाँ पर चली जाती है, OX डैश हो जाती है। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी मांग बढ़ती जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं। एग्जाम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या कौन कौन सी हैं। देखिए, मांग के नियम की मान्यताओं में आप ये देखोगे कि हम मांग के नियम जब हमने शुरू किया था तो वहाँ पर हमने एक वर्ड का यूज किया था, अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो अन्य बातों का मतलब है कि जब हम किसी भी वस्तु के डिमांड की बात करते हैं, मान लीजिए कि वो एक्स कमोडिटी है, तो एक्स कमोडिटी को केवल हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, मांग के नियम में उसके प्राइस के साथ रिलेट कर रहे हैं। किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, उसके प्राइस के साथ रिलेट कर रहे हैं। अन्य जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की रुचि है, या भविष्य में संभावनाएं हैं, वो सभी के सभी फैक्टर क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे या उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उपभोक्ता के नियम की मुख्य मान्यताएं क्या हैं। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, स्थिर है, यानी अगर इसकी आय में परिवर्तन होगा तो प्राइस कम या ज्यादा होने पर भी मांग है वो क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए हम क्या मानकर चल रहे हैं, आय है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, यानी इनकम है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात कि उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं क्या रहती हैं, समान रहती है, प्राथमिकताएं स्थिर हैं। अगर इनमें भी परिवर्तन होगा, हम स्थिर इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि हम इसको केवल प्राइस के साथ रिलेट कर रहे हैं, और अगर हम इसको स्थिर नहीं माने तो मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्राइस उतनी ही प्राइस के ऊपर अगर उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं बदल जाती हैं तो हो सकता है कि उसकी डिमांड भी बदल जाए, और इसीलिए हम क्या मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं स्थिर रहती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, स्थिर रहती हैं। अगर संबंधित वस्तुएं यानी पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं तो वो मांग को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हम संबंधित वस्तुओं की कीमतों को क्या मानते हैं, स्थिर मानकर चलते हैं। चौथी बात है कि भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं कम होती हैं, यानी फ्यूचर के अंदर किसी वस्तु की प्राइस कम या ज़्यादा होगी, इस बात की बहुत कम संभावनाएं। यानी अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर गुड्स की प्राइस है वो चेंज हो सकती हैं,
तो क्या होगा, वहां पर फिर मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में उपभोक्ता उन संभावनाओं के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो ये सभी के सभी फैक्टर क्या होते हैं, मांग के नियम में स्थिर माने जाते हैं। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और भविष्य में कीमत परिवर्तन, ये सभी तत्व स्थिर माने जाते हैं इन द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करेंगे कि मांग जो वक्र होता है आपका, उसका ढलान हमेशा ऋणात्मक ही क्यों होता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, क्यों होता है? यानी वाई डज स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स, यानी मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है, यानी मांग का नियम लागू क्यों होता है। मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ क्यों होता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। यानी किसी वस्तु की केवल कीमत घटने पर ही मांग क्यों बढ़ती है, यही बात है वो यहाँ पर वो आपसे पूछना चाहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम क्यों हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ क्यों जाती है। इसके लिए कुछ फैक्टर हैं वो जिम्मेवार है। पहली बात, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता यानी कोई भी वस्तु जब आप कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि एक्स कमोडिटी का आप कंजम्पशन करते हैं, जैसे जैसे उस वस्तु का कंजम्पशन आप बढ़ाते जाते हैं, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपके लिए कम होती जाती है। तो कंज्यूमर केवल उस वस्तु को तभी अधिक खरीदेगा जब उसकी प्राइस कम हो जाए। यानी कंज्यूमर क्या करता है, वो तब तक वस्तुएं खरीदता है जब तक उस वस्तु की उपयोगिता कीमत और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर होती है। यानी कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो वस्तुओं को तब तक खरीदता है जब उस वस्तु की उपयोगिता कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर रहती है। अगर एक्स वस्तु का कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता कम होगी। तो इट मीन वो केवल तभी अधिक वस्तुएं खरीदेगा जब उस वस्तु की प्राइस है वो कम हो जाएगी, यानी उसकी उपयोगिता कीमत भी कम हो जाएगी। और वो केवल उसी समय वस्तु अधिक खरीदेगा जब प्राइस ऑफ एक कम होगी। तो क्या होगी, इसकी उपयोगिता कीमत कम होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट पर जाके वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता के कारण जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। अगला पॉइंट से इसमें कि आय प्रभाव, आय प्रभाव कि जैसे ही किसी वस्तु की प्राइस कम होती है, मान लीजिए कि एक्स वस्तु की प्राइस है वो कम होती है, तो इससे क्या होता है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय का मतलब वो आय जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये में कोई भी वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी। इट मीन एक्स वस्तु की प्राइस थी वो कितनी थी, 5 थी। 100 आपके पास टोटल रुपीस थी और क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 20 थी। अब इस वस्तु की प्राइस अगर मान लीजिए कि 4 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो 20 वस्तुएं हैं वो आप कितने रुपए में खरीद सकते हैं, केवल 80 रुपये में खरीद सकते हैं। इट मीन 100 रुपये में से 80 रुपये में आपने 20 वस्तुएं खरीद ली, बाकी 20 रुपये आपके पास बच गई। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, 4 रुपये प्राइस है तो 5 वस्तुएं और खरीद सकते हैं। यानी इसी से अब क्या खरीद सकते हैं आप, अगर ये 100 रुपये पूरे खर्च करते हैं तो आप 20 की जगह इसकी 25 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। यानी प्राइस 5 थी तब आप कितनी खरीद पा रहे थे, 20 क्वांटिटी। जैसे ही प्राइस 4 हुई अब आप कितनी खरीद पा रहे हैं, 25 क्वांटिटी आप खरीद पा रहे हैं। इट मीन प्राइस कम होने पर क्या होता है, मांग है वो बढ़ जाती है। अगला
जो फैक्टर है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। कि जैसे ही एक्स वस्तु, मान लीजिए कि टी और कॉफी है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे की प्रतिस्थापन है। तो जैसे ही टी की प्राइस बढ़ेगी या कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे की डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव इसको प्रभावित कैसे करता है। मान लीजिए कि टी की प्राइस है वो कम हो जाती है, पहले 100 रुपये थी, अब कम होकर मान लीजिए कि 80 रुपये पर केजी है वो आपकी हो जाती है। तो जैसे ही टी की प्राइस कम होगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की जगह टी खरीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मान लीजिए कि टी की 5 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी, अब वो क्या खरीदनी शुरू कर देंगे, 5 की जगह 7 इकाइयाँ हैं वो खरीदनी शुरू कर देंगे। तो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो क्या करता है, किसी वस्तु के मांग वक्र को प्रभावित करता है और उसकी स्लोप को डाउनवर्ड बनाता है। अगला जो फैक्टर है वो है आपका उपभोक्ता समूह का आकार, समूह का आकार, साइज ऑफ द कंज्यूमर। कि अगर प्राइस मान लीजिए कि कोई एक्स वस्तु है, उसकी प्राइस 5,000 रुपये प्रति इकाई है, पर यूनिट है। अगर उस वस्तु की प्राइस अब 5,000 रुपये प्रति यूनिट केवल वही लोग खरीद पा रहे हैं जो उस इनकम लेवल के अनुसार इस चीज़ को खरीदने के लिए योग्य है। अब जैसे इसकी प्राइस मान लीजिए कि कम होकर क्या हो जाती है, 3,000 रुपये हो जाती है पर यूनिट। तो अब क्या हो रहा है कि पहले जो लोग 5,000 में नहीं खरीद पा रहे थे, अब बहुत से अन्य लोग हैं वो 3,000 में उस वस्तु को खरीदने के योग्य हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उपभोक्ता समूह का आकार होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इट मीन 5,000 रुपये पर केवल इसकी 100 क्वांटिटी मांगी जा रही थी, जैसे ही प्राइस 3,000 हुई तो क्या किया, 20 लोगों ने और खरीदना शुरू कर दिया। तो टोटल कितने लोगों ने वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया, 120 लोग अब उस वस्तु को खरीद रहे हैं। इट मीन उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ा तो क्या हुआ, वस्तु की डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो उपभोक्ता समूह का आकार भी क्या करता है, मांग वक्र के ढलान को ऋणात्मक बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर विभिन्न उपयोग, विभिन्न उपयोग। कि कोई भी वस्तु के डिफरेंट यूजेज होते हैं। अब मान लीजिए कि केवल आप दूध की बात करते हैं, मिल्क होता है। अगर मिल्क महंगा है, मान लीजिए कि 50 रुपये पर लीटर है, तो वो केवल और केवल आवश्यक कार्यों में इस दूध का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मिल्क की प्राइस कम होगी, मान लीजिए कि उसकी प्राइस है वो कम होकर 30 रुपये पर लीटर हो जाती है, तो क्या होगा, उससे उसके अन्य प्रयोग है। मान लीजिए कि पहले केवल दूध पीने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, अब उसका प्रयोग दही के लिए किया जा सकता है, मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जा सकता है, और अन्य बहुत से अन्य यूजेज हैं जो पनीर बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या होगा कि जैसे प्राइस, मान लीजिए कि जब प्राइस 50 थी तो इसकी मात्र 100 लीटर की डिमांड की जाती, जैसे प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड है वो बढ़कर मान लीजिए कि 200 लीटर हो गई। तो प्राइस कम होने पर क्या होता है कि उस वस्तु की डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है। आगे हम बात करेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं। अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शंस होती है जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। दिखावे की वस्तुएं, या कह सकते हैं कि आप प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनकी केवल प्राइस बढ़ेगी तभी उनकी डिमांड बढ़ेगी। जिस प्रकार हीरे जवाहरात हैं, लोग हीरे इसीलिए खरीदते हैं, डायमंड्स, कि उनकी प्राइस बहुत अधिक होती है। इट मीन वो लोगों के लिए क्या होता है, एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो लोग उसको खरीदना बंद कर दें। इट मीन जो भी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अज्ञानता,
अगर उपभोक्ता अज्ञानी है, उसको पता नहीं है, तो क्या करेगा, वो वस्तु की प्राइस बढ़ने पर उस वस्तु को अच्छा मान लेगा और प्राइस कम होने पर उस वस्तु को क्या मान लेगा कि ये वस्तु है वो अच्छी नहीं है। इट मीन उस स्थिति के अंदर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। गिफन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जहां पर कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव उन वस्तुओं का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। यानी गिफन वस्तुओं का कीमत प्रभाव धनात्मक का अर्थ यह है कि उस वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इसे क्या बोला जाता है, धनात्मक कीमत प्रभाव बोला जाता है। आय प्रभाव ऋणात्मक का अर्थ है कि उस वस्तु की आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और आय कम होने पर मांग बढ़ जाती है। जिस प्रकार डबल रोटी हो गई या अन्य मोटे अनाज हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इन्हीं वस्तुओं में शामिल किए जाते हैं जिनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमने बात की कि मांग का नियम क्या होता है, मान्यताएं क्या होती हैं, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है और मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।